भारत का प्रधानमंत्री बनना ये सुनने में जितना बड़ा लगता है ना, इसका रास्ता उतना ही पेचीदा है। तो चलिए आज ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस सफर में कानून, राजनीति और रणनीति का खेल आखिर खेला कैसे जाता है। तो सवाल वही है, आखिर प्रधानमंत्री बनने के लिए चाहिए क्या? सुनने में तो ये सवाल बहुत सीधा लगता है ना? पर इसका जवाब कई परतों में छिपा है। तो चलिए एक एक करके इन परतों को खोलते हैं। अच्छा, तो इस सफर की शुरुआत सीधे राजनीति के अखाड़े से नहीं होती। नहीं, सबसे पहले कानून की कुछ शर्तों को पूरा करना होता है। ये कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें मानना ही पड़ेगा, इनके बिना आगे का रास्ता बंद है। देखिए, सबसे पहली और बुनियादी शर्त है संसद का सदस्य होना। अब इसके लिए दो रास्ते हैं। एक है लोकसभा, जहां उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, और दूसरा है राज्यसभा, जहां ये 30 साल है। प्रधानमंत्री बनने वाले को इन दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना ही पड़ता है। और हाँ, अगर कोई शपथ लेते वक्त सदस्य नहीं भी है तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर सदस्यता लेनी पड़ती है। लेकिन सिर्फ उम्र की शर्त पूरी करना ही काफी नहीं है। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो किसी को भी इस दौड़ से सीधे सीधे बाहर कर सकती हैं। जैसे अगर कोई भारत का नागरिक ही ना हो, या फिर दिवालिया घोषित हो जाए, या मान लीजिए किसी कानून के तहत चुनाव लड़ने पर ही रोक लग जाए। इनमें से कुछ भी हुआ तो संसद और प्रधानमंत्री पद का दरवाजा समझिए बंद हो जाता है। तो जब ये कानूनी बाधाएं पार हो जाती हैं, तब शुरू होता है असली खेल, राजनीति की दुनिया का। और ये कोई सीधी सपाट सड़क नहीं है, बल्कि एक बहुत मुश्किल चढ़ाई है, जहां सिर्फ नियम कानून नहीं बल्कि लोगों का समर्थन सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो कोई नेता इस राजनीतिक सीढ़ी पर आखिर चढ़ता कैसे है? देखिए, सफर आमतौर पर शुरू होता है किसी पार्टी से जुड़ने या अपनी पार्टी बनाने से। फिर अगला बड़ा पड़ाव आता है लोकसभा चुनाव जीतकर सीधे जनता का भरोसा हासिल करना। इसके बाद पार्टी के अंदर अपनी पकड़ मजबूत करके लीडरशिप तक पहुंचना। और फिर आखिर में सबसे बड़ी चुनौती, अपनी पार्टी या गठबंधन को पूरे देश के चुनाव में जीत दिलाना। और चुनाव जीतने का मतलब क्या है? इसका मतलब है इस जादुई आंकड़े तक पहुंचना, 272। जी हां, लोकसभा की 543 सीटों में से जिसके पास भी 272 या उससे ज्यादा सीटें आ गईं, समझिए सरकार बनाने का दावा पक्का। यही वो नंबर है जिसके लिए सारी लड़ाई होती है। लेकिन 272 का ये जादुई आंकड़ा छूना हर बार आसान नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि कोई एक पार्टी अकेले यहां तक पहुंच ही नहीं पाती, और यहीं पर राजनीति में एंट्री होती है गठबंधन की। मतलब कई पार्टियां मिलकर बहुमत का जुगाड़ करती हैं। भारतीय राजनीति में तो यह तस्वीर अब बहुत ही आम हो चुकी है। ठीक है, तो चुनाव जीत लिया, बहुमत भी मिल गया, इसके बाद क्या? इसके बाद प्रक्रिया अपने औपचारिक चरण में पहुंचती है। चलिए देखते हैं कि ये जीत असल में सरकार में कैसे बदलती है। चुनाव के नतीजे आते ही ना सबकी नजरें राष्ट्रपति भवन पर टिक जाती हैं। राष्ट्रपति बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं। फिर होता है शपथ ग्रहण समारोह। इसके बाद नए प्रधानमंत्री अपनी टीम यानी अपना मंत्रिमंडल चुनते हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आखिरी परीक्षा अभी बाकी है। लोकसभा में विश्वास मत हासिल करके ये साबित करना कि हां, सरकार के पास बहुमत का पूरा समर्थन है। तो अभी तक हमने बात की उन नियमों की जो संविधान की किताब में लिखे हैं। लेकिन राजनीति सिर्फ नियमों का खेल थोड़ी है। यहां कुछ अलिखित नियम भी हैं जो पूरी तरह से रणनीति, काबिलियत और जनता के समर्थन पर टिके होते हैं। तो फिर वो कौन सी बातें हैं जो एक नेता को प्रधानमंत्री पद का असली दावेदार बनाती हैं? देखिए, ये सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं है। ये है जनता के बीच अपनी एक जबरदस्त पकड़ बनाना, अपनी ही पार्टी को कंट्रोल में रखना, चुनाव जीतने के लिए एकदम अचूक रणनीति तैयार करना, और हां, मीडिया में अपनी इमेज को बहुत ध्यान से संभालना। असल में यही वो स्किल्स हैं जो किसी के भी पॉलिटिकल करियर की दिशा तय कर देते हैं। प्रधानमंत्री पद का रास्ता फूलों का नहीं बल्कि कांटों का ताज है। मतलब इस सफर में कई ऐसे जोखिम और बाधाएं हैं जो किसी भी वक्त एक बड़े से बड़े राजनीतिक करियर को भी खत्म कर सकती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बाधा जाहिर है चुनाव हार जाना। अगर जनता ही किसी नेता को खारिज कर दे तो सत्ता का सफर तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। लोकतंत्र की यही तो सबसे बड़ी सच्चाई है। लेकिन खतरा हमेशा बाहर से ही आए ये जरूरी नहीं है। कई बार असली चुनौती तो घर के अंदर से ही मिलती है। मतलब अपनी ही पार्टी के भीतर अगर बगावत होने लगे तो ये किसी भी बड़े से बड़े नेता की कुर्सी हिला सकती है। इसके अलावा कोई कानूनी पेंच या फिर अदालत का कोई फैसला ये भी एक चमकते हुए पॉलिटिकल करियर पर अचानक ब्रेक लगा सकता है। सोचिए, एक छोटी सी कानूनी गलती सालों की मेहनत पर पानी फेर सकती है।
और हाँ, अगर सरकार गठबंधन के सहारे चल रही है तो ये सबसे बड़ा डर होता है। किसी भी एक सहयोगी का अलग हो जाना मतलब सरकार का गिर जाना। गठबंधन जितने फायदेमंद होते हैं उतने ही नाजुक भी। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? वो इस एक लाइन में छिपा है। देखिए, संवैधानिक योग्यता और संसद की सदस्यता तो बस एक एंट्री टिकट की तरह है। असली खेल तो पॉलिटिकल लीडरशिप, चुनाव जीतने की काबिलियत और बहुमत जुटाने की कला का है। यही वो चीजें हैं जो आखिर में तय करती हैं कि सत्ता के शिखर पर कौन बैठेगा। तो आखिर में सवाल ये नहीं बचता कि ये रास्ता सिर्फ कानून का है या सिर्फ रणनीति का। असल सवाल तो ये है कि कागज पर लिखे नियमों और सत्ता के इस अलिखित खेल के बीच संतुलन कौन साध पाता है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी उसी को मिलती है जो इन दोनों ही मैदानों का माहिर खिलाड़ी हो।